पहला सवाल है, सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने आपसे कहा है कि कोई ऐसा वर्ड जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड है उसको आप लोगों को चुनना है। तो आप सीधे सीधे ऑप्शंस पर आ सकते हैं, इन ऑप्शंस के थ्रू दे सकते हैं जो इन्होंने आपको चार विकल्पों में दिए हैं। पहला है पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, ये एक स्टेट है जिसमें कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पुअर होता है। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, कोई भी इश्यूज से रिलेटेड नहीं है। दूसरा है रिमूवल, ये ई आ रखा है इसमें, तो रिमूवल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है। तो एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी भी चीज को अबॉलिश करने के लिए या फिर उसको टेक अवे करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्या था ये? एक एक्शन था। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा वर्ड था ग्रैंड। ग्रैंड मतलब कोई चीज जो कि भव्य है अपने अपीयरेंस में, अपने साइज में या फिर अपनी स्टाइल में, तो उसको हम ग्रैंड कह देते हैं। और फिर चौथा ऑप्शन था इसमें इकोनॉमिक्स। अगेन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। नॉलेज की एक ऐसी ब्रांच जिसमें प्रोडक्शन रिलेटेड बातें होती हैं, कंजम्पशन रिलेटेड बातें होती हैं, या फिर वेल्थ का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो उस नॉलेज की ब्रांच को हम क्या कह देते हैं? इकोनॉमिक्स कह देते हैं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा जिसे आप इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के रूप में चुनना था, वो था ये रिमूवल्स में। ई इन्होंने दे रखा है, यहां पर आपका क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है। अगला सवाल, आइडेंटिफाइड द करेक्ट एंटोनिम फ्रॉम द गिवन वर्ड। आपको इस गिवन वर्ड का क्या ढूंढना है? करेक्ट एंटोनिम ढूंढना है, यानी कि आपको इसका विलोम ढूंढना है। वर्ड क्या दिया गया है आपको? एनवायस। मतलब क्या होता है इस शब्द का? मतलब आप आजकल के न्यूज़पेपर के अंदर कई सारे ऐसे आर्टिकल्स के अंदर देखेंगे जहां पर एक देश दूसरे देश के साथ वॉर के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जहां पर आप जेलसी शो कर रहे हैं किसी दूसरे के प्रति। आप उनके पास जो भी पोजेशंस है उसको लेकर में भी जेलसी फील कर रहे हो, उनकी क्वालिटी को लेकर आप लोगों के अंदर एक गुडगुडाहट चल रही हो, या फिर किसी का लक अच्छा है तो आप उसको लेकर एनवायस फील कर रहे हैं। मतलब आपके अंदर ईर्ष्या है, आप क्या है? ईर्ष्यालु हैं। तो ये रहेगा मीनिंग इस शब्द एनवियस का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यूज करते हैं कि भाई वो ना अपनी फ्रेंड के से और फ्रेंड की सक्सेस से बहुत ज्यादा जलती थी, ईर्ष्यालु थी। तो स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं कि शी वॉज एनवियस ऑफ हर फ्रेंड सक्सेस एंड एक्कोलेड्स। अब इसका हमें क्या ढूंढना है? एंटोनिम ढूंढना है। पहला वर्ड क्या है? पहला है सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसको लेकर आपको संदेह होता है। यू आर हैविंग और शोइंग अ कॉशियस डिस्ट्रस्ट किसी के प्रति भी, या फिर किसी भी चीज को लेकर, मतलब आप संदेहास्पद हैं, यानी कि आप सस्पिशियस हैं। तो सस्पिशियस और एनवियस के बीच में कोई आपको रिलेशन नजर आया? यहां पर कोई भी रिलेशन नहीं है कि ये इसका विलोम शब्द बनेगा। दूसरा वर्ड देखेंगे। दूसरा वर्ड है जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति आप लोगों का उदारपन, उदार होना। इसको रेफर कर रहा है जेनरस कि आप शो कर रहे हैं कि आप तैयार हैं, कि आप किसी को कोई भी चीज देना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी को पैसा देना चाहते हैं, आप किसी को टाइम देना चाहते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली उस जगह पर नेसेसरी है या फिर एक्सपेक्टेड है। तो हम जेनरस वर्ड का मीनिंग समझ गए, उदार होना। अब आप लोग बताइए कि एनवायस में एक तरफ जहां पर आप दूसरे के प्रति अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग फील कर रहे थे कि आप जेलस थे कि उसके पास इतनी सारी पोजीशंस कैसे है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे है, और दूसरी तरफ आप जेनरस हो रहे हैं, यानी कि उदार हो रहे हैं। आप स्ट्रिक्टली नेसेसरी या फिर एक्सपेक्टेड वे से ज्यादा किसी को कोई चीज प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, तो ये दोनों शब्द आपके क्या रहेंगे भाई? ये शब्द रहेंगे एक दूसरे के एंटोनिम। ठीक है। तो तीसरा वर्ड देखेंगे यहां पर, अनट्रस्टवर्दी। आसान है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो कि अविश्वसनीय हो, मतलब आप एबल नहीं है किसी के ऊपर रिलाई करने के लिए कि वो ऑनेस्ट रहेगा या फिर वो ट्रुथफुल रहेगा। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको लेकर आप लोगों को ये फीलिंग है कि भाई मैं इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता कि ये सच्चा आदमी है या फिर ट्रुथफुल आदमी है, मतलब वो क्या रहेगा? अनट्रस्ट वर्दी रहेगा। चौथा वर्ड है मालिशियस। मैलिशियस बहुत ही कॉमनली यूज करने वाला वर्ड है। इसमें आप ऐसी फीलिंग रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुर्भावनापूर्ण होती है। मतलब यू आर इंटेंडिंग और इंटेंडेड टू डू हार्म, किसी को लेकर इस प्रकार से फीलिंग रखना। जैसे कहते नहीं है कि भाई कुछ रूमर्स है, वो रूमर्स कैसे है? मैलिशियस है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को पेन और सफरिंग फील होती है। तो ये वर्ड रहा आपका मैलिशियस। तो यहां पर एंटोनिम आपका एनवाईएस का क्या बनेगा? जेनरस बनेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कह रहे हैं? अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक व्हाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी। आप किसी बड़ी यात्रा पर गए हैं और इस यात्रा के बीच में आप छोटा सा, यानी कि शॉर्ट स्टे ले रहे हैं।
इसको कहा जाता है स्टॉप ओवर। ठीक है, बहुत ही कॉमनली यूज करे जाने वाला वर्ड है जहां पर आपकी लॉन्गर जर्नी के बीच में आप थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करने का कुछ बनता नहीं है। स्टॉप ओवर का मतलब ये होता है कि भाई बहुत देर होगी चलते चलते, जरा यहाँ पर रुक जाना थोड़ी देर के लिए, तो हम कहते हैं कि यार एक स्टॉप ओवर ले लेते हैं, है ना। बाकी के ऑप्शन, एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है आपको सागा। सागा रेफर करता है एक एपिक को, एक महाकाव्य को, या फिर एक लॉन्ग नैरेटिव जो कि एक ब्रीफ स्टॉप जो जर्नी को लेकर इन्होंने पूछा था उससे संबंधित नहीं है। तो मैं सागा को क्या कह दूंगा यहाँ पर, एक लॉन्ग नैरेटिव। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं था इसका इस दिए गए सेंटेंस से। तीसरा वर्ड इन्होंने दिया है रेफ्यूजी। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, कॉमनली ये आपकी पूछी जाती है। रेफ्यूजी कौन होता है? एक व्यक्ति जो कि एक डेंजरस सिचुएशन से ना भाग गया है। ठीक है, तो ये रेफ्यूजी है जो कि कहीं पर जाकर उस डेंजरस सिचुएशन से भागने के बाद शरण लेकर रुका हुआ है, इसको हम रेफ्यूजी कहेंगे। चौथा है जी टेंट। टेंट का एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जहां पर आप लोग शरण ले रहे हैं, आप शेल्टर ले रहे हैं, तो इसका भी संबंध कुछ नहीं था। तो यहां पर करेक्ट आपका वर्ड क्या जाएगा? स्टॉप ओवर जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर एक आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें पूछ रहे हैं डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड, क्या आप जानते हैं कि वो कहां रहती है। अब इसमें आपको जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसके अंदर बताना है कि क्या आप उसको सब्सटीट्यूट करके इन चार विकल्प में से कौन सा ऑप्शन लेकर आ सकते हैं। आप मुझे बताइए कि डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड, इस सेंटेंस के अंदर आपको जो प्राइमरी इश्यू है वो किसके अंदर नजर आ रहा है? यहां पर इस सेंटेंस के अंदर यूज करी गई जो ऑक्सिलरी वर्ब है कौन सी? डज। क्या ये सही है भाई? ये इनकरेक्ट इन्होंने यूज किया है। तो जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब डज यूज नहीं होती है, और जो वर्ब होती है या फिर एक वर्ब जिसका आपको करेक्ट फॉर्म देखना है वो सब्जेक्ट के साथ मैच होता है नहीं होता है वो देखना है। तो करेक्ट फ्रेज यहां पर क्या बनेगा? डू यू नो वेयर शी रिसाइड्स। ये डज और ये सब, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्मेट इस इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने यूज किया, ये गलत रहेगा। तो यहां पर ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है डू यू नो वेयर शी रिसाइड्स, ये आपका सही जाता। इस डज की यहां पर रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट इसका सही रहता। दूसरा है जी सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि आपको फिर से विलोम शब्द बताना है किसका? हॉट का। हॉट का मतलब पता है? गर्म होता है। अब इसका आप लोगों से क्या पूछा है इन्होंने? एंटोनिम पूछा है। तो पहला वर्ड ये दे रहे हैं आपसे बाल्मी। बाल्मी का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा, मतलब इतनी वार्म जिस जो आपको मजा दे, सुहावनी रहे, तो उसको हम कहते हैं बॉल्मी। अगर मैं हॉट का एंटोनिम ढूंढ रहा हूं तो क्या मैं इस वर्ड को इसका एंटोनिम कहूंगा? नहीं कह पाऊंगा। दूसरा है स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग मतलब होता है कोई चीज जो कि एक्सट्रीमली हॉट है, मतलब झुलसा देती है, वो वाली जो हॉट होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट वर्ड क्या आएगा? स्कॉर्चिंग आएगा। मतलब करेक्ट मीनिंग रहेगा इसका क्या? मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्सट्रीमली हॉट। वाल्मीकि का क्या हो गया? जो चीज प्लीजेंटली हॉट थी, मजेदार वाली गर्म थी। तीसरा वर्ड ये दे रहे हैं फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, ठंडी होती है। तो यहां पर आपका ये जो हॉट का एंटोनिम जाएगा वो आपके इस थर्ड वाले वर्ड से जाएगा, फ्रिजिड, विच मींस समथिंग विच इज एक्सट्रीमली कोल्ड, उसको हम फ्रिजिड कहेंगे। और इन्होंने इसका जो एंटोनिम वर्ड हमसे पूछा था वो था हॉट। फिर एक और वर्ड इन्होंने आपको यहां पर दिया है सप्टल। सप्टल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है या फिर बहुत प्रिसाइज है, तो मैं इसको कह दूंगा हिंदी में सूक्ष्म। सप्टल एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि कोई किसी को हिंट देता है तो हम ही कहेंगे कि भाई उसका जो सप्टल हिंट था वो अननोटिस्ड नहीं गया, लोगों ने पहचान लिया कि वो क्या कहना चाहता है। उसने हल्का सा हिंट दिया था, तो हल्का सा हिंट का मतलब क्या हो जाएगा? सप्टल हिंट। ठीक है, बन गई आपके। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब या फिर वर्ब फ्रेज जो कि आपके इस ब्लैंक के अंदर फिल करा जाएगा। स्टेटमेंट है दे, फिर ब्लैंक आपको दे रहे हैं देयर हाउस फॉर द पास्ट 2 months एंड इट्स फाइनली स्टार्टिंग टू लुक फैंटास्टिक। स्टेटमेंट क्लियर है, वो अपने घर को लेकर पिछले 2 महीने से कुछ कर रहे हैं और फाइनली वो जो उनका घर था वो भी फैंटास्टिक दिखने लग गया है। तो सारे जो इन्होंने आपको ऑप्शन दिए उनको हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सेंटेंस के साथ सही जा रहे हैं या नहीं। पहला है दे हैज रेनोवेटेड। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसके अंदर जो वर्ब फ्रेज आप यूज करना चाहेंगे वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में देखना होगा, जो कि इनके एक्शन को डिस्क्राइब करेगा, जो कि पास्ट में तो स्टार्ट हो चुका है लेकिन वो अभी भी ऑनगोइंग है, क्योंकि इन्होंने 2 मंथ पहले अपने घर के साथ कुछ किया है।
और फाइनली वो लुकिंग फैंटास्टिक हो गया है। ठीक है, तो करेक्ट फेस हमारा क्या जाएगा? दे हैव बीन रेनोवेटिंग देयर हाउस फॉर द पास्ट 2 months एंड इट्स फाइनली स्टार्टिंग टू लुक फैंटास्टिक। पिछले 2 महीने से काम चल रहा है रेनोवेशन का, जिसके बाद फाइनली उनका घर जो है वो भी मस्त दिखने लग गया है। ओके, तो यहां पर आपका सेकेंड ऑप्शन जाएगा। अगला है सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक। एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, लेकिन जो वर्ड है उस वर्ड की मिसस्पेल्ड स्पेलिंग्स के साथ एक ऑप्शन में इन्होंने करेक्ट स्पेलिंग दी है। अब वो वर्ड भी आप लोगों ने अगर कभी पहले यूज करा होगा तो ये है कोलोक्यूल। इसकी स्पेलिंग को लेकर बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी रहेगी कोदो, QUIAL। अब मतलब क्या होता है भी इसका? ये एक स्टाइल को रेफर करता है लैंग्वेज की, जिसको ऑर्डिनरी या फिर जो फैमिलियर कॉन्वर्जेशंस होती हैं उसमें यूज करा जाता है। मतलब कोई चीज जो कि बोलचाल की भाषा में यूज हो। तो हायरन लव्स टू यूज कोलोक्यूल वर्ड्स व्हाइल राइटिंग एनीथिंग। तो ये एक मान लीजिए कि कोई ऐसा राइटर है जिसके नॉवेल्स, जिसकी राइटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये अपनी किसी भी चीज को राइट करने के लिए ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि आमतौर पर लोग बोलचाल में रेफर करते हैं। तो यहां पर ये जो वर्ड आपको दिया गया था कोलिक्यूल, ये आपका सही जाएगा। बाकी के तीनों ने इन्होंने इनकरेक्टली स्पेल्ड दिया हुआ है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव फॉर्म। बहुत ही फोकट के सही सवाल होता है ये, ठीक है। अभी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो भी इन्होंने दिया है, तो अगर मुझे इसको एक्टिव वॉइस के रूप में देखना होगा तो जो सेंटेंस है यहाँ पर इन्होंने क्या दिया? पीपल नो स्टेलनबॉश फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डिलीशियस स्ट्रीट फूड्स। किसी का रेफरेंस देकर इन्होंने पीपल नो से चीज को स्टार्ट किया। तो अगर मुझे सिर्फ पैसिव वॉइस में ले जाना है तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या है? स्टेलनबॉश। ये कहां पर जाएगा? शुरुआत में जाएगा। और जो इसका एक्टिव वर्ब है वो नो से किस में जाएगा? जो कि यहां पर इन्होंने नो दिया था, नोन में चला जाएगा, प्रेजेंट सिंपल पैसिव में जाएगा। तो क्या फॉर्मेट रहेगा? स्टेलनबुश इज नोन टू पीपल फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डिलीशियस स्ट्रीट फूड्स। यही करते हैं हम ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट है उनका रिप्लेसमेंट वर्ब के साथ। जो सेंटेंस का सही फॉर्मेट जाएगा उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्थ वाला जाएगा जी इसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक है, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। इन्होंने ब्रैकेट में दिया है लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो खो गई हो। ठीक है, अब इसको लेकर बहुत ज्यादा खतरे वाली बात तो नहीं है कि क्या शब्द दे दिया। अब इसका एंटोनिम आप लोगों को पूछा है इन्होंने। पहला जो वर्ड इन्होंने दिया है वो है पेव्ड। पेव्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि ऑलरेडी बनाई गई हो, है ना। कोई चीज जो कि कवर्ड है बहुत ज्यादा फर्म्ड सरफेस से, जैसे कि कोई कंक्रीट हो या फिर कोई एस्फॉल्ट हो, है ना। तो वो हो गया पेव्ड। दूसरा है यहाँ पर वर्ड दिया हुआ हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। ठीक है, स्लेप्ट का मतलब क्या हो जाता है? कोई चीज जो कि सो रखी है। स्लीप का पास्ट टेंस है। कोई चीज मतलब जो रेस्ट कर रही है स्लीप करके, सो के। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है फाउंड। तो यार ये लॉस्ट का फाउंड, यार ये वाला बन जाएगा ना, इसमें क्या ही ज्यादा ज्ञान देना है। ठीक है, लेकिन बाकी के वर्ड के मीनिंग भी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्लैप का आपको पता होगा, हेल्प का पता होगा। ये ऐसी चीज जो कि कवर्ड है एक फर्म सरफेस से, जो कि कंक्रीट या फिर आपका किसी भी और सॉलिड मटेरियल से बना हुआ हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव फॉर्म। फिर से वही बेकार से सवाल। क्या स्टेटमेंट है? पीपल विल रिस्पेक्ट हिज ब्रोवाडो। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इन्होंने आपको दिया था। तो जो ऑब्जेक्ट है आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर। तो यहां पर देखिए भाई, जो आपका पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्जन के समय पर आपको पहला काम करना होगा वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर सेंटेंस के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? हिज ब्रोवाडो। तो हिज ब्रावाडो आपका कहां पर जाएगा? शुरुआत में। और जो एक्टिव वर्ब है वो आपकी क्या है? विल रेस्पेक्ट। ये किस प्रकार से आपकी कन्वर्जन में जाएगी? विल बी रिस्पेक्टेड, फ्यूचर सिंपल पैसिव में। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? हिज ब्रावाडो विल बी रिस्पेक्टेड बाय होम? बाय द पीपल, जो कि आपको यहां पर शुरुआत में इन्होंने दिया था। तो ये आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसमें सही जाएगा। ठीक है, अगला सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर आपको गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या दिया है? हैविंग अल्टीमेट पावर। तो बहुत ही आसान है। पिछले आपके एसएससी या फिर बाकी के जहां जितने भी ऐसे एग्जाम है जहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर वोकैबुलरी का उतना ज्यादा बोलबाला रहता है, वहां पर ये वर्ड आपका बहुत बार यूज होता है। आपने इस वर्ड को सुना होगा, ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट आप उसको ही तो रेफर करते हैं जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है कि नहीं?
एक ऐसी क्वालिटी को आप रेफर कर रहे हैं जहां पर आपको अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइट पावर, स्पेशली सुप्रीम बीइंग की बात करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो चलो हमने ढूंढ लिया। अब देखो यहाँ पर बाकी भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने, ऑमनी प्रेजेंस। ऑमनी प्रेजेंस किसको हम रेफर करते हैं? एक ऐसी क्वालिटी को रेफर करते हैं जहां पर आप प्रेजेंट है हर जगह पर। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ऑमनी साइंट, ये भी कई बार आपका पूछा गया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम ऑल नोइंग पर्सन कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी, है ना? ठीक है जी। उसके बाद चौथा है ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस बहुत ही कॉमन सा एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म को इससे हम रेफर करते हैं, जो कि सभी मतलब प्लांट्स को भी खा लेगा ये, और ये किसको भी खा लेगा? एनिमल्स को भी खा लेगा। तो इसको हम ऑमनीवोरस का नाम दे देंगे, है ना? आसान है ना, तो इश्यू नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दिया गया है हिट द रूफ। हिट द रूफ। अब आपको मान लो कि आपको आपकी मम्मी जी के साथ एक कमरे में खड़ा कर दिया गया हो, है ना? और आपकी मम्मी जी को आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, है ना? तो इस रेफरेंस के अंदर अगर आप या फिर आपके जो भाई बंधु हैं, उन्होंने देखा आपको आपके भाई के साथ, बहन के साथ लड़ते हुए, तो आपकी जो मम्मी है वो क्या कर, वो किस प्रकार से इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि व्हेन शी सॉ द मैस हिज चिल्ड्रन हैड मेड, शी हिट द रूफ। मम्मी इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई। आपने वो कार्टून कॉमिक कैरेक्टर नहीं देखे होंगे कि मम्मी एकदम गुस्सा आ गई, मम्मी छत से आगे लग गई, इतनी ज्यादा गुस्सा आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत गुस्सा हो गया है, यू आर हिटिंग द रूफ, इतना ज्यादा गुस्सा हो गया है, तो यू आर बिकमिंग वेरी एंग्री, जो कि यहां पर आपको ऑप्शन नंबर 4 में इन्होंने दिया था। ये डी वाला ऑप्शन आपका इसके साथ जाएगा भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेगमेंट। स्टेटमेंट है कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड। ये इट्स जो यहां पर इन्होंने यूज किया है, क्या ये करेक्ट फ्रेज है भाई? इट इज कर दिया इन्होंने, एक्चुअली में क्या जाएगा? ये इट्स जाएगा, है ना? तो हम इसको इट के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो याद रखिएगा, अब ये जो उन्होंने आई टी अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर दिया, इसका मतलब क्या होता है? कि ग्रामेट्रिकली आपका इनकरेक्ट सेगमेंट है, इसका मतलब इट इज हो जाएगा। तो कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट इज मदरबोर्ड, ये थोड़ी ना फेस जाएगा, इट्स मदरबोर्ड ये वाला फेस जाएगा। ठीक है, चलिए जी। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे पहले, बाद में ग्रामेटिकल एरर को ढूंढना है। स्टेटमेंट है ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, ही इज अलोन ऑल डे। ये इन्होंने स्टेटमेंट आपको दिया है, ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, ही इज अलोन ऑल डे। जो प्राथमिक इश्यू है, जो प्राइमरी इश्यू सेंटेंस के अंदर, वो आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये जो प्रपोजिशन इन्होंने यहां पर फॉर यूज करी है, क्या ये सही यूज करी है? जब आप एक कम्युनिकेशन को रेफर कर रहे हैं तो करेक्ट प्रपोजिशन आपका क्या जाना चाहिए? आपका टू जाना चाहिए। ही नेवर टॉक्स टू एनीबडी, ही इज अलोन ऑल डे, किसी से बात नहीं करता है वो, है कि नहीं? तो यहां पर फॉर एनीबडी वाला जो ये आपका आपका पार्ट इन्होंने दिया था, इसके अंदर एरर था। यहां पर फॉर की जगह पर टू आना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन सही जाएगा इसमें। भाई आपको ये 5 सेगमेंट्स दिए एक स्टेटमेंट के, इनको जोड़कर इसको पैरा जंबल्ड आपको करना है। ए बी सी डी ई 3 4 5 ये स्टेटमेंट है। पांचों को एक बार फटाफट से पढ़ेंगे एंड देन फिर देखेंगे कि जो आपका इस कंबाइंड स्टेटमेंट का शुरुआत है वो किस सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, A new facts and advanced, but my opinion is he has discovered unchanged new arguments. तो आप लोग मुझे बताइए, आपको ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट यहां पर नजर आ रहा है वो क्या है? He has discovered। क्या आप इस सी वाले स्टेटमेंट से इसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे? तो he has discovered, इसके बाद आप लोग इससे कनेक्टेड पार्ट देखिए। तो इस सब्जेक्ट को फॉलोइंग करते हुए आप क्या देखेंगे? He has discovered new facts and advanced, है कि नहीं? As to advanced new arguments, advanced new arguments। तो ये आपके इस लॉजिकल सीक्वेंस के जो लॉजिक है उसको कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं? तो यहां पर आपका सबसे पहले क्या आया? सी आया। He has discovered new facts and advanced new arguments, but my opinion is, ये जो बी वाला पार्ट है, but my opinion is अनचेंज, लेकिन मेरा जो मत है वो क्या है भाई? अभी भी बदला नहीं है। तो यहां पर आपका सी ए ई बी डी, ये जो आपका चौथा वाला विकल्प था ये जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम आपको दिया है क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर ऑफ हैबिट का जो हिंदी में आप एक मतलब निकालेंगे वो होंगे आदत का गुलाम। एक ऐसा व्यक्ति
जो कि सेम रूटीन को फॉलो करता है या फिर सेम हैबिट्स को फॉलो करता है कंसिस्टेंटली, और वो उनके एक्शन को देखकर आप लोग बता दोगे कि ये ना ये वाली चीज करने वाला है ना। तो क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब आपको पता चल गया। तो यहां पर वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, ये वाला ऑप्शन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप में से किसी को भी लेकर बात हो, आपकी कोई हैबिट है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई राम इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट who eats the same breakfast every day and takes the same route to work। वो सेम खाना हम मतलब ब्रेकफास्ट डेली करता है और सेम रूट अपने काम पर जाने का भी वो यूज करता है। इसको मैं क्रिएचर ऑफ हैबिट कहूंगा कि वो सेम चीज कर रहा है। ए ऑप्शन इसमें जाएगा। ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन्होंने दिए? मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड। कोई चीज जो कि मच मोर देन यूजुअल हो या फिर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे मच मोर देन हो, तो क्या होगी? वो एक्सीडिंग होगी ना भाई, एक्सीडिंग होगी। कोई चीज जो कि नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस को ही पास कर रही हो, तो वो एक्सीडिंग वाला आपका यहाँ पर वर्ड जाएगा। अब यहाँ पर देखो और भी आपके वर्ड दिए गए हैं। जैसे इन्होंने वर्ड दिया है मोर्डेंसी। मोर्डेंसी मतलब होता है किसी की शार्पनेस, शार्पनेस बोल दीजिए, बिटरनेस बोल दीजिए, तो ये आपका शार्पनेस हो गया। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ये रेफर करता है कोई चीज जो कि ऑर्डर में अरेंज करी गई हो, अरेंज्ड इन ऑर्डर, इसको ऑर्डिनेट कहेंगे। सब ऑर्डिनेट क्या होता है? इसका मतलब होता है लोअर इन रैंक या फिर पोजीशन। कोई चीज जो कि लोअर है रैंक में या फिर पोजीशन में, तो उसको हम सब ऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसका आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। यहाँ पर वर्ड क्या दिया है? रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है, अभी जो मैं पीछे भी आप लोगों के साथ एक वर्ड डिस्कस करके आया था, कि शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट। जब आप एक थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। आप थकान से अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं, है ना। ठीक है। कोई चीज जो कि आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है करनी, आप लोगों के लिए अनप्लीजेंट है, तो उससे अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए क्या मिल रहा है? रेस्ट मिल रहा है या फिर रिलीफ मिल रहा है, तो उसको आप रेस्पाइट करेंगे। इसको कहेंगे आप विश्राम। ठीक है। अब इसका मुझे क्या ढूंढना है? सिनोनिम ढूंढना है। तो आप लोगों को देखो यहाँ पर इन्होंने पहला वर्ड क्या दिया है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? उन्नति, एक प्रोसेस जिसमें आप डेवलप कर रहे हैं या फिर ग्रेजुअली अपनी एक एडवांस स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है इसके सिनोनिम से। दूसरा है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है कोई चीज जो कि आरंभ हो गई है, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज कमेंसमेंट में है। तीसरा है जी ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है? ब्रेक का मतलब है जब आप विराम दे रहे हैं। तो एक तरफ आप विश्राम कर रहे थे, दूसरी तरफ आप ब्रेक ले रहे हो, विराम कर रहे हो, तो दोनों सिनोनिम हो गए ना ये। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सही जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने आपको दिया है कॉन्टिन्यूएशन। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब क्या हो जाएगा? जारी रहना, है ना। तो ये भी इसका कोई लेना देना नहीं था इससे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। किसका? मेलिफिल मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा ना मधुर हो, मजा आए जिसको सुन के, एक ऐसा साउंड जो कि स्वीट है, स्मूथ है और उसको सुनने में मजा आ रहा है, तो इसको कहा जाता है मेलिफ्लुअस। इसका स्पेलिंग याद रख लीजिएगा यार, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करके आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर मुझे इसका सिनोनिम पूछा है तो पहला वर्ड देखेंगे भाई कैकोफोनस। कैकोफोनस तो ऐसी चीज होगी जो कि बहुत ज्यादा हार्श साउंड दे रही है ना, मिक्स साउंड है, तो दिमाग खराब हो रखा है जिसको लेकर सुनकर, तो उसको कहते हैं हम कोफोनस। दूसरा है लाउड। लाउड मतलब हो गया कोई चीज बहुत ज्यादा रेज, आप सुन नहीं पा रहे हैं उसको। तीसरा है म्यूजिकल। म्यूजिकल वाला वर्ड जो इन्होंने यहां पर दिया है, ये आपका इसके साथ सही तरीके से मैच खाएगा। म्यूजिकल मतलब कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा संगीत से भरी हुई है, संगीतमय है, वो हो जाएगी म्यूजिकल। डिस्टिंक्ट का भी यहां पर कोई मतलब नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि स्पष्ट है ना, बहुत ही क्लियरली डिफरेंट है या फिर एक डिफरेंट काइंड की है, मतलब वो डिस्टिंक्ट है। तो यहां पर मैलीफ्लुअस का जो सही सिनोनिम जाएगा वो जाएगा म्यूजिकल से। ओके। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको जो वर्ड दिया है वो दिया है ट्रिम्फेंट। ट्रिम्फेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है कि विक्ट्री अचीव कर लेना, मतलब विजयी हो जाना। एक स्टेट बताता है, एक परिस्थिति बताता है जिसमें कोई विक्टोरियस हो चुका है। ठीक है।
अब इसके बाद इन्होंने कुछ वर्ड दिए हैं, उन वर्डों को देख लेते हैं। पहला इन्होंने दिया भी टेंडर। टेंडर का मतलब होता है कोई चीज जो कोमल हो, है ना, कोई चीज जो कि जेंटलनेस को शो कर रही हो या फिर सिंपैथी उसको मिल रही हो, तो उसको हम टेंडर कहेंगे। अनसक्सेसफुल, अब आप लोग मुझे बताइए कि एक तरफ तो ट्रायम्फेंट था जहां पर कोई जीत के आया और दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम में हो जाएंगे भाई, तो ये एंटोनिम रहेगा इसका। फिर उसके बाद वर्ड इन्होंने दिया है आपको जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है प्रसन्न होना, गदगद होना, ग्रेट हैप्पीनेस और ट्रायम्फ को आप जब हैप्पीनेस के साथ शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फ्लरिशिंग का मतलब क्या है, कोई चीज जो कि फूलती फलती है ना, फूलना फलना, फ्लरिश कर रहा है, सक्सेसफुल है, रैपिडली वो सक्सेसफुल होता जा रहा है, थ्राइव कर रहा है, तो ये फ्लरिशिंग हो जाएगा। चलो अभी आपका आ गया है यहाँ पर अभी क्लोज टेस्ट। एक बार फटाफट से इस आपके जो पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ते हैं। According to a poll conducted in 2018-19 by an online internship and trading platform, number of businesses actively intern profiles has increased over the previous 5 years. This study demonstrates that India received 80% more internship applications in 2018 with 2.2 million application, 1.27 million in 2017. This rise was influenced part by an increase in the number of industries seeking fresh perspective and innovative ideas to improve on existing projects. Obtaining internship prior to entering a job market, which was once viewed as a Western concept, is quickly gaining steam in Indian workplaces. इंटर्नशिप को लेकर बात हो रही है, इंटर्नशिप की जो प्रोफाइल्स हैं वो किस प्रकार से एक्टिवली इंक्रीज होती जा रही हैं, उस प्रकार का इन्होंने सबके कंप्लीट जो पैसेजेस के अंदर डिस्कशन किया है। ठीक है, तो चलिए पहले वाले नंबर के अंदर आपका क्या आएगा उस पर हम ध्यान देते हैं। According to a poll conducted in 2018-19 by an online internship and training platform, number of businesses actively, what number of businesses actively intern profile has increased. तो इस पैसेज के अंदर एक स्पेसिफिक इंक्रीज की बात हुई है नंबर ऑफ बिजनेसेस के अंदर जो कि एक्टिवली इंटर्न प्रोफाइल्स को चाहते हैं। तो इसमें हमें यही तो पता चल रहा है कि जो दा आपका आर्टिकल है वो करेक्टली जाएगा, जो पर्टिकुलर राइज इन नंबर को आपका यहां पर क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा। तो द नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली, तो द आपका यहां पर सबसे सही जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि दा को हम कब यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर या फिर इनडेफिनेट नंबर ऑफ बिजनेस को रेफर करने के लिए तो करेंगे ना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में दी जाएगा। अगला, द नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली इंटर्न प्रोफाइल्स हैज इंक्रीज्ड। अब इस पैसेज के अंदर क्या डिस्कशन हो रहा था कि जो नंबर ऑफ बिजनेसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं एक्टिवली, जिसमें वो इंटर्न प्रोफाइल को कंसिडर कर रहे हैं। अब यहां पर रिड्यूसिंग, सीकिंग, निग्लेक्टिंग या फिर डिक्लाइनिंग, आप लोग बताएंगे कि यहां पर तो ये जितने नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं वो चाहते हैं ना इंटर्न प्रोफाइल्स को, तो सीक कर रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि भाई हम इंटर्न प्रोफाइल्स को लेकर आए, तो ये सीक कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, दे आर एक्टिवली सीकिंग इंटर्न प्रोफाइल्स, तो यहां पर आपका ये बी वाला ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अगला, अगला है जी, this study demonstrates that India received 80% more internship application in 2018 with 2.2 million in 2017। अब इस पैसेज के अंदर डिस्कशन में आपने देखा ना कि जो इंक्रीज है आपकी इंटर्नशिप एप्लीकेशंस के अंदर, वो कंपेयर करा इन्होंने 2018 के नंबर से जो कि 2017 के नंबर है उससे, तो कंपेयर्ड टू आएगा इसमें, एप्लीकेशन कंपेयर्ड टू 1.27 मिलियन इन 2017, आसान है, सी वाला ऑप्शन जाएगा यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है दिस, द राइज वाज इन्फ्लुएंस्ड पार्ट बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इस पैसेज के अंदर इस समय पर क्या डिस्कशन चल रहा है कि जो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बिजनेस सीकिंग इंटर्न्स के अंदर, तो आप लोग बताइए कि दिस राइज वाज इन्फ्लुएंस्ड। अब अप जाएगा, टू जाएगा, ऑन जाएगा, इन जाएगा, तो इन नहीं आएगा भाई, इन पार्ट, दिस राइज वाज इन्फ्लुएंस्ड इन पार्ट बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इन पार्ट यहां पर आपका प्रपोजिशन इनके सही हिसाब से यूज करा जाएगा, क्योंकि इन कॉमनली हम यूज करते हैं जब रेफर करा जा रहा है पार्शियल इन्फ्लुएंस को। इन पार्ट आपका जाएगा, इन पार्ट मतलब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करा गया है। ठीक है, अगला है फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड इनोवेटिव आइडियाज टू इंप्रूव ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। इंप्रूव ऑन, इंप्रूव एफर्टलेस ऑन, एफिशिएंसीज ऑन, क्या जाएगा, इंप्रूव एफिशिएंसीज ऑन। ठीक है,
तो एफिशिएंसीज फिट करेगा ना यहाँ पर, क्योंकि इंप्रूव्ड इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो कि ऑप्टिमाइज करने के लिए जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ आपका मैच खा रहा है, अलाइन कर रहा है, तो ये आपका जाएगा।